सेकेंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वीपी सक्सेना साहब उपस्थित है, जिन्होंने अपनी पहला विचार व्यक्त किया था सीट थेरेपी पर। हमारे बीच में श्री के तिवारी उपस्थित हैं, जो हमारे आज के इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पर आज चर्चा करेंगे। उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो पिछले अभी सत्र में भी ज्वाइन किया है। हमारे समवाई फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भी हैं और हमारे 6th सेमेस्टर उन्होंने किया हुआ है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में पुष्पा कुमारी जी उपस्थित, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। तो इतने लोग उपस्थित हैं। तो हम लोग हमारे बीच में तिवारी जी उपस्थित हैं, तो उनको उनका स्वागत है और वो आज का जो लेक्चर है उस पर वो देंगे। वो डाइजेस्टिव सिस्टम उन्होंने पहले पढ़ाया था, उसी से आगे वो शुरुआत करेंगे। तो तिवारी जी आप स्वयं कर लेंगे, मुझे कुछ शेयर करने सर, मैं शेयर करता हूँ। ठीक। शेयर हो रहा है ना सर? जी हो रहा है। पुनः सबको प्रणाम। सर हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हम लोगों ने पिछले वीक में कुछ इस पर डिस्कस किया था, तो एक रिकैप कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसमें हम लोग बात किए थे कि 4 एक्टिविटी होगी, जिसमें डाइजेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। उसमें हम लोग ये बात किए थे कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो जीआईटी से पास होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो माउथ से लेके एनस तक। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग जो भोजन है उसको केमिकली या मैकेनिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और कन्वर्ट करते हैं अलग बिल्कुल छोटे टुकड़े में, जो एब्जॉर्ब होता है अलग अलग जगह। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये तीनों जो है अलग अलग फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, और वसा एब्जॉर्ब होता है फैटी, मतलब फैटी एसिड के फॉर्म में। तो पाचन तंत्र में ये जो 4 मुख्य एक्टिविटी है, उनका एंड रिजल्ट ये है कि एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग वो इस स्क्रीन को देखें, जिसमें ये वो पिक्चर है जिसमें हम लोग जीआईटी को देख पा रहे हैं। तो ये ओरल कैविटी है, जहां से हम लोग इंटेक करते हैं, और ये मुंह में दांत से हम लोग उसकी मैकेनिकली उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। लार मिलता है सलाइवा, जिसकी हम लोग बात किए थे कि सलाइवा का पीएच 6.3 to 6.8 होता है, जो एसिडिक है। और ये भोजन नली से जो जब वो सलाइवा मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, और बोलस एसोफेगस भोजन नली से होता हुआ ये स्टमक में आता है, और स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह मूव करता हुआ फिर रेक्टम और एनएस के थ्रू पास हो जाता है। तो हम लोग उस दिन बात किए थे कि स्टमक में HCl जनरेट होता है, जिसका pH 0.8 to 1.2 तक होता है, हाईली एसिडिक है, जे आकार का है। तो यहाँ पर भोजन मथता है, जो बाहर निकलता है उसको हम लोग काइम उसका नाम है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डियोडिनम में प्रवेश करता है। अब डियोडिनम में एसिडिक काइम आता है स्टमक से, और यहाँ पे मिक्स होता है लीवर से
सीक्रेट हुआ बाइल जूस, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है, वो मिक्स हो जाता है। उस पिक्चर को हम लोग देखे थे, एक बार पुनः देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देखा था पिक्चर की, ये लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, जो गाल ब्लाइडर में कलेक्ट होता है, और यहाँ उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसका पीएच 7.8 to 8.6 एल्कलाइन है बाइल जूस, जो लीवर का एक मुख्य प्रोडक्ट है। ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रवेश करता है, जहां कायम रहता है डिओडेनम पोर्शन में। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिक्स हो जाते हैं, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में प्रवेश। तिवारी जी, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, वॉल्यूम 0 रखिएगा। जो आप दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, उसका वॉल्यूम 0 कर दीजिएगा, नहीं तो इको, हल्का सा इको आ रही है। अभी आ रहा आवाज? हट गया है? चल बोलिए तब मां समझ में आएगा। दूसरे का वॉल्यूम 0 रहेगा तो फिर नहीं आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में के ड्यूडेनम पार्ट में ये जूस आता है, तो बाइल जूस इसमें आता है, पैनक्रियाटिक जूस। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, ठीक जी। इको ठीक हो गया सर? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया है। इस पोर्शन में पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका हार्मोन ऑर्गेनिक। तो ये हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी कि यहाँ पर, तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि लीवर के कुछ फंक्शन को हम लोग जान लें, तो इस पर हम लोग बाइल जूस लीवर का एक प्रोडक्ट है, और ये लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो जूस का श्रवण करती है। बाइल जूस के बारे में हम लोग देख लिए थे, तो लीवर करता क्या है उसके बारे में हम लोग जाने। इसके अलावा बाइल जूस के प्रोडक्शन के अलावा छोटी आंत से जो भी चीजें एब्जॉर्ब होके आती है ब्लड के माध्यम से, उसको लीवर जीवाणु रहित करता है। मतलब उसमें अगर कोई जीवाणु है तो उसको वो किल करता है, लीवर का एक फंक्शन। अगर हम लोग खाना खाते हैं और ग्लूकोज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में एकत्रित करता है, और जब जरूरत होती है तब इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है। मिनरल्स और विटामिन का संग्रहण करता है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दोनों को करता है। और इन रिएक्शंस में अगर अमोनिया गैस निकलती है तो उस गैस को यूरिया में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो बाहर एक्सक्रीट हो सके, क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो पाती।
तो विषैली गैस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो बाहर निकले, ये करता है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हम लोग पीछे पढ़े थे ब्लड में कि बहुत सारे प्रोटीन का एल्बुमिन और ये सब संश्लेषण करता है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और भ्रूणावस्था में, एम्ब्रो में, उस केस में 3 या 4 महीने तक पीछे जब बॉडी ब्लड इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। और जब कभी एडल्ट एज में भी जब जरूरत पड़ती है तब भी आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। इनिशियली 3-4 महीने ये करता है, जब तक बोन मैरो नहीं करती है तब तक ये इरिथ्रोसाइट मींस की आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, जब ये आरबीसी 120 दिन की लाइफ के बाद डेथ हो जाती है, चाहे स्प्लीन में या ब्लड में जैसे भी, तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीम और ग्लोबिन टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जो ये ग्लोबिन है, ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन बन चला जाता है और हीम जो है, हीम बिलिरुबिन बन जाता है। हीम बिलिरुबिन बन जाता है और ये क्या होता है कि ये पानी में अघुलनशील है और लिपिड में ये घुलनशील है। तो एल्बुमिन क्या करता है कि इस हीम बिलिरुबिन को पकड़ के ले जाता है लीवर के पास और वहां पर वो ग्लूक्रोनिक एसिड से कंजुगेट कर देता है और तब वो कोलबिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि वो पानी में घुलनशील हो जाता है। ये लीवर के फंक्शन है। दूसरा, ये फाइब्रोनोजन का भी प्रोडक्शन करता है। जब कभी हाथ कट जाता है, बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो जो क्लॉटिंग होती है वो फाइब्रोनोजन के कारण होती है। तो वो फाइब्रोनोजन भी लीवर बनाता है। और ये हिरेपिन नाम का प्रोटीन भी बनाता है, प्रोडक्शन करता है कि ब्लड अगर बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो वो जमने ना पाए, तो उसके लिए हिरेपिन भी प्रोडक्शन करता है लीवर। तो फाइब्रोनोजन का काम है शरीर से बाहर ब्लड निकलने पर क्लॉटिंग का काम करता है और हिपेरिन जो है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है इनसाइड नसों में। तो ये और भी बहुत सारे यूज हैं लीवर के। लीवर बहुत सारे हजारों केमिकल रिएक्शन, ये मेटाबॉलिज्म के उसमें काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसके फंक्शन को जाने। और दूसरा एक शायद ये है कि जब तक हम खाते रहते हैं या काम करते रहते हैं तब तक लीवर को आराम नहीं होता है। इसलिए हम जितनी देर रेस्ट करते हैं उतनी देर लीवर को रेस्ट मिलता है। तो अगर हम लोग लंबे समय तक नहीं सोते हैं या सोचते हैं कि हम 2 घंटे सो लिए, या रात में जब वो टाइम है 11 से 1 या 1 से 3 का, तो अगर उस समय भी हम सोते हैं तो लीवर एनर्जी रीगेन नहीं करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लीवर को अच्छा रखने के लिए हमें जो ये 11 से 3 वाला टाइम है सोना चाहिए। और अगर 6 घंटे या 8 घंटे सोते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीवर को सही रखने के लिए। तो हम लोग इस दृष्टि से भी देखें कि रात में जो लोग 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे काम करते रहते हैं तो लीवर एनर्जी रीगेन नहीं करता है, माने उसको रेस्ट नहीं मिलता है, तो लीवर को प्रॉब्लम होती है। तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम में काम होता है। अब हम लोग पैनक्रियाटिक जूस को थोड़ा देखते हैं। जो पैनक्रियाज ये ड्यूडेनम के लूप में फंसी हुई है और ये बाइल जूस के साथ ये पैनक्रियाटिक जूस साई में स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में जाता है। 2 से 3 लीटर सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को, जिसमें कंपोजिशन के हिसाब से 98% अप्रॉक्स वाटर है और जो उसका सॉलिड एलिमेंट है वो 2 to 3%। कुछ अकार्बनिक है और कुछ कार्बनिक है। एल्बुमिन एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज, AND, माइलेज और लिपेज, स्ट्रेज, फास्फोलिपेज,
इस जूस में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बाइकार्बोनेट आयन, जो अमाशय से आने वाला एसिडिक काइम है उसको क्षारीय बना। उस दिन भी बात हुई थी कि अगर ये क्षारीय नहीं बनता है तो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो। तो क्षारीय बनाने के लिए बाइकार्बोनेट आयन रिस्पॉन्सिबल है। पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस काम तभी कर पाएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को 80 से 90% हाइड्रोलिसिस करके अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड को स्वतंत्र कर देते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर ये सिंथेसिस होके, हाइड्रोलिसिस होके सेपरेट कर देते हैं 80 to 90%। मीन्स कि एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाता है। इसमें छोटी आंत अपनी पूरी लंबाई में इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है जो 1 से 1.5 लीटर है, और इसमें 98% अप्रॉक्स वाटर है और 1 से 2% इसमें सॉलिड है। इसमें अकार्बनिक भी है और कार्बनिक भी है। अब कार्बनिक में कहा है इंटरोकिनेज, एक्सोपेप्टिडेज, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटिडेज, इंटेस्टाइनल लिपेज, इस तरह के बहुत सारे ये कार्बनिक पदार्थ रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस। और ये क्या है कि इसमें वो सारे चीज मौजूद हैं, एंजाइम मौजूद हैं जो भोजन में बचे हुए सारे पदार्थों को हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। इस एंजाइम के यह एंजाइम संबंध, इसमें वो सारे एंजाइम मौजूद हैं, हो जाता है। बाकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें एक तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट और सेगमेंटेशन। छोटी आंत में भोजन 8 से 10 घंटा रहता है और हम लोग पढ़े थे स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। तो इट मीन्स कि भोजन 14 घंटा तो पेट और छोटी आंत में मिला के रहता है। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो 14 घंटे बाद ही बॉडी से एक्सक्रीट होगा मिनिमम। तो ये जो दो मूवमेंट है पेरिस्टल्टिक मोशन, ये मूवमेंट जो है ये इस तरह का एक फिगर है, क्योंकि तो ये जो मूवमेंट है इसमें ये जिस भी ट्यूब भोजन जैसे भोजन नली से निकलता है या छोटी आंत से निकलता है, तो यहाँ पर ये भोजन जैसे ये नली यहाँ दबती है, ये काइम है तो ये आगे की तरफ प्रेस होता है, यहाँ एक्सपेंड होगा, यहाँ कंप्रेस होगा। तो यह कंप्रेस होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो धीरे धीरे इसमें भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। आगे के पोर्शन में एक्सपेंशन होगा तो ये भोजन धीरे धीरे मूव करते हुए होगा। और इसीलिए जब कभी हम उल्टा भी लटक जाते हैं तो भोजन वापस नहीं जाता है, भोजन आगे की तरफ ही बढ़ता है, क्योंकि कंप्रेशन पीछे होगा यहाँ पर और एक्सपेंशन आगे की तरफ होगा तो ये बढ़ेगा। हम उल्टा लटकेंगे तो भी भोजन अपनी करेक्ट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट करीब करीब है। और जो दूसरा मूवमेंट है वो सेगमेंटेशन मूवमेंट है। इस मूवमेंट में भोजन आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, इसमें ये वापस जो ये इंटेस्टाइन है ये दबती है। मीन्स कि ये यहाँ पर दबती है, एक्सपेंड होती है, फिर दबती है। तो यहाँ पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में चॉपिंग होती है और यहाँ पर एरिया ज्यादा मिलती है, तो सरफेस एरिया ज्यादा मिलती है, तो एंजाइम को काम करने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध होता है। इस छोटी आंत में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में आगे बढ़ता है और सेगमेंटेशन में छोटे छोटे टुकड़ों में और कन्वर्ट होता है और ज्यादा देर तक रहने के कारण एक्शन होता है, जिस सरफेस एरिया ज्यादा होने से।
छोटी आंत में जो है ना, ये सारा एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम काम ये छोटी आंत में होता है। ये कहाँ होता है? छोटी आंत के एपिथेलियम बॉडी में विली उपलब्ध होते हैं, विली, विलियस। यहाँ पर वही हम लोग बोले थे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, लवण, विटामिन का होता है। जल का अवशोषण तो बड़ी आंत में। ये संरचना होती है विली, जो उंगली के आकार की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है मुख्य रूप से। इसमें देखेंगे तो इनसाइड जो है, बाहर की तरफ ये ब्लड की कैपिलरीज हैं, और इनसाइड जो है ये सेंट्रल लैक्टियल है। ये एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट भी है, जो सेंट्रल लैक्टिकल है। और ये जो ब्लड कोशिका है, ये एब्जॉर्प्शन है। चूंकि ये विलाई बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, तो सरफेस एरिया बड़ा होने से इनको एब्जॉर्प्शन के लिए जगह मिलती है। और जो विलाई है, इनके ऊपर माइक्रो विलाई भी होती है, तो इनकी सरफेस एरिया ये बोल सकते हैं कि छोटी आंत में 200 स्क्वायर मीटर तक हो जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए, इतनी एरिया उपलब्ध होती है विलियस में। तो एब्जॉर्प्शन का पूरा काम इसमें होता है विलियस में। उंगली की तरह संरचना है और ज्यादा सरफेस एरिया उपलब्ध होती है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन इनमें से इनका एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होने के बाद, जैसे ये दिखाया गया है कि ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम में ये अलग अलग चीजें कहाँ कहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन। छोटी आंत के बाद जो ये भोजन है, ये बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है। पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है मैक्सिमम, और छोटी आंत में फैटी एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, विटामिन और लवण का एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में ट्रांसफर हो जाता है। बड़ी आंत का ये एक फिगर है। अगर ये देखेंगे, बड़ी आंत का ये फिगर है, तो छोटी आंत से भोजन इस इलिसिकियल वाल के थ्रू यहाँ पर बड़ी आंत के पहले पोर्शन में प्रवेश करती है। इसको हम लोग इस इलाके को बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। ये राइट कोलिक, ट्रांसवर्स कॉलन, लेफ्ट कोलिक, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, और ये इरेक्टम और ईएनएस, ये बड़ी आंत के पोर्शन है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में इलियोसिकल वाल से प्रवेश करती है। इस एरिया को सीकम बोलते हैं। यहाँ पर एक पूंछनुमा छोटी सी लगी है, ये इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और अभी मैंने पढ़ा था कि विटामिन, तो हम लोग बोलते हैं मॉडर्न साइंस में कि इसका यूज प्रॉब्लम है, कुछ इसमें प्रवेश कर जाता है तो इसमें सूजन आ जाती है, पेन बहुत करता है, इसका यूज नहीं है। लेकिन ये अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये अभी नया मॉडर्न साइंस बोलता है कि विटामिन के लिए ये अपेंडिक्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे पेपर्स आ रहे हैं, विटामिन के का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। तो भोजन यहाँ से निकलता है और इस रास्ते से असेंडिंग कॉलन, राइट कोलिक, ट्रांसवर्स कॉलन, लेफ्ट कोलिक, डिसेंडिंग कॉलन होते हुए यहाँ आता है, रेक्टम में इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस जो यहाँ पे क्या क्या होता है, पहले इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? बड़ी आंत का जो डायमीटर है वो ज्यादा है और छोटी आंत का डायमीटर कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर के अप्रॉक्स है और बड़ी आंत की लंबाई 1.2 टू 1.6 मीटर। बड़ी आंत डायमीटर में ज्यादा है और छोटी आंत लंबाई में ज्यादा है, डायमीटर में कम है। तो बड़ी आंत बड़ा डायमीटर ज्यादा होने से इसको क्षेत्रफल ज्यादा मिलता है। यहाँ पर क्या क्या होता है? जल का, विटामिन का, मिनरल्स का भी अवशोषण होता है। मुख्य रूप से जल का अवशोषण यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये सीक्रेट करती है म्यूकस, जिससे कि जो वो भोजन यहाँ से निकला है, जो एब्जॉर्प्शन के बाद बचा है सेमी सॉलिड,
वो म्यूकस के थ्रू माने इजीली आगे की तरफ मूव करेगा। विटामिन बी और के का संश्लेषण यहाँ पर है, और ये जो एक्सक्रीट होना है वो इसके थ्रू पास होगा। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पॉजिटिव भी होते हैं, केमिकल एक्टिविटी से यहाँ बैक्टीरिया निकलते हैं जो हेल्पफुल भी हैं यहाँ पर। तो इस तरह ये यहाँ से पास हो जाता है। अब यहाँ पर जब मूव करके ये भोजन पहुंचता है पेल्विक कॉलोन के बाद रेक्टम में, तो यहाँ पर भोजन इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे आके, और इस जोन में इस स्फिंक्टर दो लगे हुए हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। जो इनवॉलेंट्री है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो खुला रहता है, वहां से आके यहाँ बचा हुआ पदार्थ इकट्ठा होता है। इनवॉलेंट्री जो है हमारे कंट्रोल में, जब हमको महसूस होता है कि हमें एक्सक्रीट करने के लिए जाना है, तो हम उसको थोड़ी देर तक जरूरत पड़ने पर इन इमरजेंसी रोक सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो धीरे धीरे इनिशियली नहीं रहता है, तो बच्चा कभी भी एक्सक्रीट कर देता है। हम लोग एडल्ट हैं तो उसका एक्सक्रीशन थोड़ी देर तक रोक सकते हैं क्योंकि वॉलंटरी है। तो जब हम जरूरत होती है तो ये बाहर जाके हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, तो ये निकल जाता है। इसमें जो इंस्पेक्टर है इनवॉलंटरी है और वॉलंटरी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक और फिगर हम लोग शेयर कर रहे हैं थोड़ा। डिस्कस करना हो तो किया जा सकता है, जो पीछे हम लोग डाइजेस्टिव में बात किए थे। ट्रीटमेंट की तरीके से हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने उस देखने की कोशिश किया जाए फॉर पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। ये अपनी कोशिश किया था फिगर डाइजेस्टिव कि अगर बॉडी के 10 सिस्टम ये, तो इसमें मेटाबॉलिक सिस्टम फिंगर नंबर 3 पर हमको अगर ये देखना है कि पूरे सिस्टम को, ये तो फिंगर नंबर 3 हो गई, उसको अगर हम लोग इस 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि फिंगर नंबर 3 पे कौन सी यूज किया जाएगा पॉइंट 0 से लेकर 10 के बीच में, तो देखेंगे कि जो माउथ वाला जोन है ये 0 पे है, और फूड पाइप माने भोजन नली 1 नंबर पे है, स्टमक एरिया 2 नंबर पे है, और एब्डोमेन का जो अपर पोर्शन है स्प्लेन की तरफ ये 3 नंबर, राइट अपर 4 नंबर, और एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट है वो असेंडिंग कॉलोन ये 5 नंबर, और डिसेंडिंग कॉलोन 6 नंबर। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 नंबर में, रेक्टम 8 पे, और एनल 9 नंबर। तो अगर हम लोग को फिंगर नंबर 3 पे ही इलाज करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। किसी को मुंह में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग 0 को यूज करेंगे। अब फिंगर नंबर 3 पे 0 स्पाइरल यूज कर सकते हैं, 0 हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हैं, 0 वर्टिकल यूज कर सकते हैं। करेक्ट सर? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। नॉर्मली हम लोग जो है अगर फंक्शन में कर रहे हैं तो हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग फंक्शन पे कर रहे हैं तो वर्टिकली हम लोग कर सकते हैं, वर्टिकल दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्टिकल देने से उतना आराम नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग उसको स्पाइरल देने की कोशिश करते हैं।
कि स्पाइरल देने पर हमारा सारे टिश्यू लेवल पर उसका हो जाता है। अब देखिए इसमें जो नंबरिंग सिस्टम है, नंबरिंग इसको पहले तिवारी जी ऊपर कर दीजिए। सिस्टम 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 में देख लीजिए, सिस्टम ये नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, ये पेज नंबर नोट कर लीजिए, आप पढ़िएगा। तो ये देखिए 94। हाँ, ये सिस्टम में 0 को होम्योपैथिक ब्लड सिस्टम कहा गया है। होम्योपैथिक यानी अगर ब्लड सिस्टम में आपको करना हो तो 0 नंबर, फिंगर नंबर 0 पे कोई, यानी इस राइट थंब में आप यूज करेंगे, मतलब ब्लड, इससे ब्लड सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि दृष्टि आपकी धीरे धीरे बदल रही है, बढ़ रही है, बदल कहना ये विस्तृत हो रही है। तो 0 को हम लोग होम्योपैथिक ब्लड सिस्टम में भी रख सकते हैं। नंबर 2 पर रेस्पिरेटरी, नंबर 1 पर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो हम लोग जान रहे हैं कि लंग्स हमारा है, तो उसमें। नंबर 2 में सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 3 में डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक सिस्टम है, और उसके लिए हम लोगों ने माना है कि वैसे तो हम लोग लीवर मानते हैं, तो उस सिस्टम में फिंगर नंबर 3 को हम लोगों ने लीवर भी रखा है, और हम लोग डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक सिस्टम रखा हुआ, तो एक ही मोर और लेस। चौथा पे हम लोगों ने रख दिया जल है, तो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम रख दिया है, क्योंकि लिम्फेटिक और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उन्होंने कहा था ना, RES, इसकी सबसे बड़ी कौन है सदस्य, और पढ़िए बताइए, तिवारी जी मत बोलिएगा। रेटिकुलो स्प्लीन है क्या सर? यस, तो वही है, स्प्लीन। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की स्प्लीन है। तो लिम्फेटिक एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को कभी करना हो तो फोन नंबर पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यानी केवल रस रक्त नहीं, जल ही नहीं, बल्कि लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें कर सकते हैं। फिर 5वें में हम लोग जान रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, क्यों, बोनी सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, तो वो हो गया। 6वें पे हम लोग नर्वस सिस्टम रखा हुआ है, नॉर्मल जो नर्वस सिस्टम को हम लोग 6वें नंबर पे करते हैं। 7वें नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर स्क्रिटी रख दिया है। अब देखिए ये चेंज हुआ ना, तो 7वां नंबर कभी कभी यूज हो रहा है स्क्रिटी सिस्टम के लिए, ये नोट करने की बात है। 8वां हमारा देखिए एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम के हिसाब, जब सिस्टम बॉडी सिस्टम, ये भी एक दृष्टि है कि कभी 8 नंबर का प्रयोग हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में भी कर रहे हैं, करेंगे आगे। और 9 में हम लोग स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस में कौन है हमारे पास, स्पेशल सेंसेस माने क्या हुआ, दाब ताप, हाँ, जो हमारे 5 स्पर्श रूप रसगंध वही रहते हैं ना, तो स्पर्श वाले अगर साइंटिफिकली माने मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो वो त्वचा जो है वो जनरल सेंस में कहलाती है, स्पेशल सेंस में और 4 कहलाते हैं। तो वो स्पेशल सेंसेस एंड ब्रेन सिस्टम, इसमें आप सब मान लीजिए, तो स्पेशल सेंसेस और ब्रेन सिस्टम इसमें रखा हुआ 9 नंबर में। अब इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग जब कभी 3 नंबर का मेटाबॉलिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ रही है, तो हम लोग इलाज कर रहे हैं फिंगर नंबर 3 पे। अब ऊपर कर लीजिए इसको, फूड पाइप पार्ट, इस सिस्टम में देखिए। हाँ। ये अभी जो आपने समझाया वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है सर, ये क्या अभी जो आपने फिंगर्स पे बताया है ना, अभी जस्ट बता रहे थे, इस सिस्टम के हिसाब से, ये सिस्टम जो बता रहे हैं इस सिस्टम के हिसाब से, बॉडी सिस्टम माने बॉडी सिस्टम को भी उन्होंने एक नंबरिंग दिया। तो हम लोग नंबरिंग कई अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि नंबरिंग सिस्टम हमारा बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारा 0 है, इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा गया है और स्केलेटल रखा गया है, ठीक। तो ये हमारी दृष्टि सेमेस्टर 1 की थी, 2 की थी। धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ रहा कि हम एक ही उन्हीं फिंगर्स में दूसरे सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ 0 पे होम्योपैथिक सिस्टम माने ब्लड सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये यहाँ बॉडी सिस्टम को ये पढ़िए, ये पढ़ने इस पेज नंबर को पढ़ने का वो तरीका बता रहा हूँ। यहाँ बॉडी सिस्टम को हम होम्योपैथिक सिस्टम, जो मतलब जिसको बोलते हैं होम्योपैथिक माने ब्लड सिस्टम को हम लोग ट्रीटमेंट थंब में करेंगे, राइट थंब में 0 नंबर पर। रेस्पिरेटरी 1 सिस्टम है, 1, दूसरा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 2 करेंगे। 3 में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं, लीवर। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नहीं आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम तुम हार्ट की जब कहीं होगी तो वहां पर है, हार्ट ब्लड भी आएगा, ब्लड आएगा, लेकिन ब्लड की कंपोजिशन में कहीं गड़बड़ी होगी तो होम्योपैथिक सिस्टम में करेंगे। जब सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम होगी
हार्ट के सर्कुलेट नहीं कर पा रहा। सर्कुलेटर में देखिए, सर्कुलेशन में ब्लड तो जो आ रहा है उसमें कोई हार्ट परिवर्तन करता नहीं, करता है? हार्ट काम क्या वैसे है, काम क्या है हार्ट का? ब्लड को पंप करना सर, और पूरे तो प्योर ब्लड ब्लड को को। सर्कुलेट करना ना। ब्लड क्या है, ब्लड में क्या चीज है, इसको नहीं सब वो जान देखता है ना। यस सर। जो उसके पास मिला हुआ उसी को सर्कुलेट करेगा। ट्रांसपोर्टर को आपने सामान दे दिया तो वो सामान अच्छा है खराब है इस पर वो ध्यान नहीं देगा, वो तो उस माल को सप्लाई कर देगा जाकर। तो हार्ट कोई ब्लड को ठीक नहीं करता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, थ्रोम्बस है, उसको ठीक नहीं करेगा। याद करिए, वो तो सर्कुलेट कर देगा उसको। उसमें ऑक्सीजन कितनी है, कम है, ज्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है, इससे मतलब नहीं उसका, वो तो ले जाएगा और दे देगा। लेकिन अगर ब्लड में कहीं कोई कमी हो गई तो होम्योपैथिक सिस्टम इसके हिसाब से, तो ये आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा हर सिस्टम को अलग अलग, कि ये कभी इस ट्रीटमेंट को भी हम कर सकते हैं कि ब्लड सिस्टम को ठीक करना हो तो हम लोग स्प्लीन, जहां हम लोग कभी करते हैं कि स्प्लीन, हम चाइनीज में स्प्लीन को हम लोग ट्रीट करते हैं, वहां हम लोग होम्योपैथिक सिस्टम को यहाँ भी ठीक कर सकते हैं फिंगर नंबर 0 में। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 नंबर, ये सब सिस्टम है 5, स्केलेटल सिस्टम को 5। 9 नंबर पे हमारा स्पेशल सेंसेस को जहां हम करते हैं आंख नाक, उन पे उनको सेंसेस में। और अब हम लोग फिंगर नंबर 3 पे आ गए। अब मेटाबॉलिक सिस्टम में देखिए आया माउथ, जो नंबरिंग देखिए ऊपर से शुरू हुआ 0 1 2, स्टमक आ गया 3। देखिए जहां कहीं लेफ्ट और राइट की बात है वहां आप देखिए हम लोग कोशिश ये हुई है हमेशा कि इन और यांग साइड। 3 नंबर क्या है, लेफ्ट। 3 नंबर लेफ्ट है और 4 नंबर राइट है। हम लोग क्या मानते हैं, 3 नंबर लेफ्ट 4 नंबर राइट, मानते हैं ना? हेलो यस जी। सर, यस सर, तो यस सर। हाँ उस तरह कोशिश किया गया। 3 नंबर माने लेफ्ट, 4 नंबर राइट, 5 नंबर राइट, 6 नंबर फिर लेफ्ट, 7 नंबर हमारा जहां कहीं बीच में कोई है तो उसमें हम नंबर सब नहीं कहा, लेकिन जहां लेफ्ट राइट है वहां पर हम लोगों ने 3 4 की कोशिश किया है। 7 8 9 देखिए। अब इसमें देखिए, अब कभी आपको कॉन्स्टिपेशन का करना हो इलाज तो इस फिंगर के हिसाब से, फिंगर नंबर 3, अब देखिए नई दृष्टि, फिंगर नंबर 3 में मेटाबॉलिज्म, फिंगर नंबर 3 में कॉन्स्टिपेशन में क्या है, 7 में क्या है, पढ़िए। स्मॉल इंटेस्टाइन नेवल। हाँ ठीक। 8 में क्या है, रेक्टम एरिया। और 9 में क्या है, एनल एरिया। तो यानी 7 8 9 को अगर हम ट्रीटमेंट कर दें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल एरिया में कॉन्स्टिपेशन इसी एरिया में तो होगा। बोलिए, इसी एरिया से तो शुरू होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आगे बढ़ा नहीं रही है तो लार्ज इंटेस्टाइन आगे बढ़ा नहीं पाएगी और वो रेक्टम एरिया में जा नहीं पाएगा। तो इस लिहाज से अगर फिंगर नंबर 3 पे हम लोग 7 8 9 स्पाइरल को यूज करें, 7 8 9 तीन स्पाइरल यूज करते हैं, है ना। 7 9 करें 8 9 करें, वो एक ही बात है, आप जोड़ दीजिए उसको। 7 9 8 9 जैसे जोड़ना हो जोड़ सकते, जोड़ने का तरीका हम लोग मालूम हो गया हम लोग का। अगर हमको वर्टिकल करना हो, मान लीजिए हम स्पाइरल न करना चाहे तो वर्टिकल में कैसे जोड़ेंगे 7 8 9 को, अब बताइए आप लोग। इस फिंगर में हमको 7 8 9 वर्टिकल जोड़ना है, कैसे जोड़े? सर पीछे साइड आएगा, कहीं आ चला पीछे आ जाएगा। सर पीछे की सर 9 सर एक साथ जुड़ जाएंगे तीनों। नहीं तो जोड़ने का तरीका बताइए ना। 9 बीच में है, या तो 8 9 होगा या, हेलो 7 9 8 9 लॉन्ग वर्टिकल जैसे जुड़ेगा सर, लॉन्ग वर्टिकल रीजन की तरह से जुड़ जाएगा। तो लॉन्ग भी वर्टिकल होता है और कोई वर्टिकल नहीं होता है। आरएलवीएम सर। हाँ आरएलवीएम जुड़ेगा।
यस सर, यस सर। देखिए अब जोड़ने का तरीका धीरे धीरे, अब चौथे में हम लोग हैं, हम लोग 0 1 2 हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 0 में कभी 0 1 जोड़ते हैं, 0 2 जोड़ देते हैं। उसी तरह हम लोग 9 में कभी 7 जोड़ देंगे, कभी 9 में 8 जोड़ देंगे। हमको जोड़ने का तरीका यही, उसके बगल में है तो क्या दिक्कत है, हमको इधर से यूं जोड़ देंगे, इधर से यूं जोड़ देंगे। तो हम अगर वर्टिकल कर रहे होंगे तो हम लोग 7 8 9 को तीनों को जोड़ देंगे, ठीक। उसमें हम लोग ट्रीटमेंट वही कर देंगे, 4 5 6 8 3 7 8। अगर क्रॉनिक है तो 4 5 6 8 3 7 8 2, और अगर वैसे है तो 4 5 6 8 3 6 2। यही ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ कर रहे थे, फिंगर नंबर, यही ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ कर रहे थे, फिंगर नंबर नहीं सर। जी सर। 1 पर। यही ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ कर रहे थे, एलआई पर, 1 नंबर एलआई पर कर रहे थे। तो फिंगर नंबर 1 पे कर रहे थे, अब एलआई नहीं, फिंगर नंबर 1, ठीक है जी हम लोग फिंगर नंबर 1 पे करेक्ट। यही ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कह रहे थे इसमें 5th स्पाइरल कर रहे थे। क्यों हम लोग 5th स्पाइरल क्यों कर रहे हैं इस पर, यस नहीं, नो, स्टमक नहीं, कॉन्स्टिपेशन है इसलिए सर। कॉन्स्टिपेशन क्या है, स्थिरता, पूरा बोलिए, स्थिरता, कॉन्स्टिपेशन ऑफ स्टूल, बोलिए स्टूल बोलिए ना। तो स्टूल कौन सी एनर्जी है, पार्थिव एनर्जी सर, पार्थिव, पृथ्वी से जल, जल जो है वो जल है, अगर यूरिन है तो वो जल एनर्जी है, ये स्टूल पार्थिव एनर्जी है। तो हम लोग 5th स्पाइरल ले रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग राइट स्मॉल फिंगर में हम लोग एलआई का ट्रीटमेंट किया, और उसमें कहा कि चूंकि स्टूल का प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग 5वीं एनर्जी ले लिया स्टूल के लिए, तो हम लोग 5th स्पाइरल लिया। और फिर हम लोगों ने कहा कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, मतलब लास्ट वाला पॉइंट क्या है, 3rd स्टेज जो होती है वो क्या है, 4 5 6 8 3 6 2, नॉर्मल, उसके लिए नॉर्मल दशाओं के लिए। अगर अभी एक्यूट है, एक्यूट माने नॉर्मल, एक्यूट माने तुरंत आई है, तो अगर नॉर्मल दशा है, एक्यूट वाली है, तो हम लोग 4 5 6 8 3 6 2 करेंगे। अगर क्रॉनिक दशा है तो हम लोग करते 4 5 6 8 3 7 8 टोन। क्यों 3 7 8 टोन क्यों करते, 3 6 करने से क्या था, 3 7 8 करने से क्या है सर। 3 6 तो महापित्त हुआ, 3 6 महापित्त, महापित्त कोई शुद्धि नहीं, 6 जो है एनर्जाइज करता है, 3 की एक्टिविटी को बढ़ा देगा 6। 3 के साथ 6 क्या है देखिए, दिशा है सर, दिशा, 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 6 काल वाला, स्पाइन काल वाला, काल है सर, काल नहीं है, नर्वस। अब काल बोलना बंद कर दिया, अब लोग सेमेस्टर नहीं, हम लोग 4th सेमेस्टर, हम लोग बात कर रहे हैं 6 है नर्वस सिस्टम, 6 नॉट काल, अब नर्वस सिस्टम है। 6 के ऊपर हम सब ब्रेन की जा रहे हैं, 6 माने नर्वस सिस्टम, 7 माने सेरेबेलम, 8 माने हमारा लिम्बिक सिस्टम, और 8वां माने हमारा वो 8वां लिम्बिक सिस्टम, 7 सेरेबेलम, और 8वां वो 9वां हमारा ब्रेन, मिड ब्रेन, अंदर वाला ब्रेन, ठीक है, सेलुलर पार्ट जो सेल वाला है ना, अंदर वाला सेंट्रल पार्ट। अब ठीक है, ये हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग 6 माने नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम माने ऐसा सिस्टम जो हमको सूचना देने का काम कर रहा है। नर्वस 6 माने क्या, एनर्जी। हम लोग सेमेस्टर चरक 3 ब्रेन, चरक 3 ब्रेन। अब लोग सेमेस्टर 3 में ब्रेन पूरा पढ़ा हुआ है। बताइए नीचे से ऊपर जाने वाली कौन सी नर्व है, नीचे से ऊपर कौन जा रही है नर्व, स्किन से संदेश लेके कौन जा रही है, संदेश वहां सेंसरी, सेंसरी, हाँ सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। उसको हम लोग तो एफरेंट नर्व बोलते हैं, AFFERENT, एफरेंट नर्व, ए से शुरू हुआ, एफरेंट नर्व। तो 6 नंबर है। ऊपर से जब ऑर्डर आता है तो हम लोग कहते हैं मोटर नर्व, उसका नाम क्या है, मोटर नर्व, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग और इफरेंट, इफरेंट मान इफेक्ट देने वाली नर्व,
वो स्किन से नहीं जाती, वो जाती है मसल्स में और ऑर्गन्स में। क्लियर? इस सेंसरी नर्व स्किन से जाती है, स्किन से जाती है ब्रेन को थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू बैकडोर एंट्री। क्लियर? नोट, ये चीज नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि अब आप लोग 4th सेमेस्टर में एफरेंट नर्व, इसको सेंसरी नर्व बोलते हैं, स्किन से शुरू होती है, पीछे से जाती है, बैकडोर एंट्री जाती है। बैकडोर माने पीछे के सर, आपका स्पाइन से, स्पाइन के पीछे वाले भाग, 2 भाग हुए ना, एक पीछे का हुआ, एक आगे, एक बीच में जो है वो आगे का भाग हुआ। तो पीछे के भाग से जाती है सेंसरी नर्व, और वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और वो जाती है संदेशा लेकर ब्रेन को। ये 6 नंबर है। ऊपर से आती इफरेंट नर्व, वो ब्रेन से चलती है संदेशा लेकर के, कि वो जाती है, स्किन पे नहीं जाती, वो जाती है मसल्स में। मूवमेंट कौन करता है? पैर कैसे हिलते हैं? बिना जोड़ों में। आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सेमेस्टर वो 11वां नंबर पढ़ा हुआ है, चैप्टर 11 BHB। उसमें हम लोग कहा है कि वो पूरा लोकोमोटर सिस्टम, लोकोमोटर माने चलने वाला, तो चलने वाला सिस्टम जो है उसके लिए क्या चाहिए? बोन चाहिए, ज्वाइंट चाहिए, मसल्स चाहिए, टेंडन्स चाहिए। नहीं? श्योर? जी बोलिए हाँ हाँ ठीक। अब हाँ जी सर। वो जब संदेश लेके जाएगा तो वो लोकोमोटर सिस्टम की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको चलाना है, काम कराना। वो कहता है कि भाई मक्खी बैठी उसको मार दो, तो ये मूवमेंट करेगा ना, बिना इसके स्किन पे नहीं जाएगा, ये जाएगा मसल्स पे जाएगा, ये जाएगा ऑर्गन्स पे जाएगा। क्लियर? क्लियर। और आगे चल के आप पढ़ोगे अभी 5वें 6वें में, इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं 7। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको नंबर देंगे हम लोग 7। अभी मत चल भले करिए, 7 नंबर देंगे। और फिर एक मिक्स होगी, जो जा भी रही होगी आ भी रही होगी, मिक्स नर्व भी पढ़ेंगे आप लोग। तो जो मिक्स नर्व है उसका नंबर देंगे 8। तो 6 जाने वाली, 7 आने वाली, 8 दोनों मिक्स नर्व। अभी अब छोड़ दीजिए वहां, लेकिन समझ रहे, बता रहे। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, 3 4 5 3 6 टोन। तो हम लोगों ने क्या किया था, नर्वस सिस्टम को केवल इन्वॉल्व किया था कि वो संदेशा लेके जाए कि भाई हमको ये काम करना है। क्लियर? तो जो एक्यूट दशा होगी, उस एक्यूट दशा में वो ठीक हो जाएगा। नर्वस सिस्टम का एक और ताकत है कि जिसके साथ जुड़ता है उसके साथ उसकी ताकत बढ़ा देता है। तो हमने कहा 4 5 3 6 टोन माने हमने ठीक कर दिया सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम को जोड़ दिया। तो हमारा स्ट्रॉन्ग आदमी बैठा हुआ है, उसने हमारे इशू को ठीक कर दिया। इशू हमारा था कि स्टूल पास नहीं हो रहा, अब वो क्रॉनिक हो गया। क्रॉनिक हो गया माने और पुराना हो गया। तो और पुराना हो गया तो उसको हम लोगों ने क्या किया, 7 8 भी दे दिया। 6 नहीं दिया, 7 8 दे दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको संदेशा हमको ऊपर से लाना है कि भैया हम तो कह रहे हैं कि हम निकलो बाहर, लेकिन अब उसको इंस्ट्रक्शन ब्रेन से मिलना कि बाहर। आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ ठीक। अब वो नेट चल गया, अब आप ठीक बोल रहा हूँ तब तक। तो हमारा 3 7 8 करने से ये हुआ कि हम लोगों ने ताकत बढ़ा दिया, और हम लोगों ने ब्रेन को कहा कि ब्रेन अब आदेश दे
कि जो ब्रेन क्रॉनिक हो गया, जो मतलब क्रॉनिक हो गई चूल, उसको ब्रेन देकर कहे कि उसको बाहर निकाल। 7-8 और ताकतवर हमारी एनर्जी हो गई, वो बाहर जाने वाली और बाहर निकलने वाली। और 8 मिक्स भी हमने कर दिया, मिक्स नर्व में जोड़ दिया, और हम लोग मन को भी जोड़ दिया। याद करिए, 8वां नंबर मन जोड़ दिया और ताकतवर बना दिया। केवल नर्वस सिस्टम की बात नहीं थी, हमने मन को जोड़ दिया। 7 नंबर हमारे जो इफरेंट नर्व थी उनको हमने ताकतवर बना दिया। और अब जो स्टूल पास नहीं हो रहा है उसको पास होने का तरीका बता दिया। तो ये हम लोग वहां पर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 4-5-8 राइट, क्योंकि स्मार्ट था माने और 3 से 4-5-8 कफ जो है, जो रुकावट है उसको कम कर दिया। और 3 के साथ हम लोगों ने 7-8 ले लिया, इसलिए हम लोगों ने वो किया। और यहाँ हम लोगों ने फिंगर नंबर 3 में 7-8-9 हम मान लो स्पायरल बांध, अगर स्पायरल लेंगे तो 7 स्पायरल, 8 स्पायरल, 9 स्पायरल। और तीनों स्पायरल को जोड़ने का तरीका भी आगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वहां से भी आप लोग सीखेंगे कि 3 स्पायरल कैसे जोड़ेंगी, उनके कौन कौन से पॉइंट ऐड होते हैं, तो वो भी आप लोग सर आप म्यूट हैं। सर बहुत स्लो आ रही है। सर का नेटवर्क इशू लग रहा है। म्यूट है ना सर? अब आवाज ठीक है, म्यूट लग रहा है। जी सर। अब ठीक है। यस सर। जी सर। अब आवाज आई सर। हाँ ठीक। तो अब आप समझ गए कि ये इस तरह तरीके हम लोग इसको ऐसे यूज करना है। इस वाले सिस्टम में ऐसे सिस्टम आपको बहुत से मिलेंगे, जो आप धीरे धीरे आगे पेज पढ़ते जाइए, और हम लोग आगे चल के इन्हीं सब पर एक एक पर विचार करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल चीजें हैं, लेकिन उनको समझना है कि प्रोटोकॉल क्यों है ऐसे और क्यों बनाए गए ऐसे। तो एक 2-3 प्रोटोकॉल हम लोग बताए थे। एक प्रोटोकॉल और तय हो गया आपको कि ये प्रोटोकॉल याद कर लीजिए कि आप LI पर आप दे सकते हैं 5th स्पायरल पर 4-5-8 3-7-8 टोन। और आप इस बार में लार्ज इंटरेस्ट, ये जो पॉइंट है इस पर भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कहां पर? फिंगर नंबर 3 पर, मेटाबॉलिज्म। और आप अब इसी जो तिवारी जी ने पढ़ाया हुआ है उसी में देखिए, क्यों हम लोग बार बार कहते हैं, हम लोग को बताया जा रहा है आगे चल के एक्यूप्रेशर में कि हम लोग पैंक्रियास को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है। आप देखिए, मेटाबॉलिक चक्रा उसको कहा जा रहा है आपको, है ना, न्यूट्रिशन चक्रा के रूप में, नहीं न्यूट्रिशन नहीं, मेटाबॉलिक चक्र के रूप में उसका नाम है। तो उसको क्यों इतना महत्वपूर्ण दिया जा रहा है? आप इसमें पढ़िएगा, पेज नंबर इसी जो तिवारी जी ने खोला था, पेज नंबर 43 में, इसमें 3 एंजाइम्स का नाम दिया हुआ है। आप लोग उसको ऐसे याद करें, लाट, LAT लाट, ठीक है, इसको याद कर दीजिए। ये 3 एंजाइम्स हैं जो उसमें पाए जा रहे हैं। किसमें? पैंक्रियाटिक जूस में, जो पैंक्रियास से आ रही है उसमें, उस जूस में पाए जा रहे हैं। देखिए, पढ़िए इसमें। तो ट्रिप्सिन है, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज एंड L फॉर लाइपेज। तीनों लाइपेज किसके लिए कह रहा? लाइपेज को कहा था, लाइपेज ऊपर से सरफेस टेंशन को कम करके और वसा अणुओं को नीचे खींच लाता है और वहां उसका काम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म। ऊपर हम लोगों ने ए जो है एमाइलेज है, ये स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के लिए जिम्मेदार है। तो लाट 3 है, 3 एंजाइम है, लाट, LAT लाट,
लाट आप याद करिए, लाट, तो लाट साहब समझ लीजिए, तो लाट साहब हैं, तो लाट को याद कर लीजिए, लाट साहब हैं। तो लाट में टी माने ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में देखिए, देखिए लिखा ना, प्रोटीलेटिक एंजाइम्स ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के लिए है, ये प्रोटीन का करती है। तो यानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका जूस आता है, उस जूस में तीन ऐसी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट, हम लोग तिवारी जी ने कहा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों का करता है, क्या करता है, पाचन करता है। पाचन माने बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विभक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, छोटा अणु है, फैट को फैटी एसिड में, छोटे अणु है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड। तो वो जो छोटे हैं उनके लिए ये प्रोसेस है, इसलिए पैंक्रियाटिक जूस की बहुत मांग, और इसलिए हम लोग साइट बोलते हैं कि सबसे अधिक जो अगर मेटाबॉलिज्म का सेंटर के रूप में है तो हम लोग बोलते हैं किसको, पैंक्रियाज नहीं, बाद में जब जहां मिलता है वो साइट, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई। ठीक, तो ये इसी में किताब में ऐसे हम लोग नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग धीरे धीरे इसी को समझना। अब हम लोग लाट याद रखते हैं, सबको याद हो गया, सब लोग लाट नोट कर लीजिए, इसी में लिखा हुआ है, टी माने ट्रिप्सिन, एल माने लाइपेज, ए माने एमाइलेज, 3 आपको। तो ये इंपॉर्टेंट इस तरह होगा कि इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, पैंक्रियाज को सबसे बड़ा वो माना गया है। तो पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट सब में करना है, चाहे वो आपका वो कोई खाना पच रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसको और उधर आपने पैंक्रियाज का कोई इंसुलिन ना कर रहा हो तो। त्यारे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया और बहुत बढ़िया सिखाया, 2-4 चीजें यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। जी सर, थैंक यू सर, अच्छा पढ़ाया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी पढ़ाया सर बहुत अच्छे समझ में आया सर। तिवारी जी इसके एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, ये डाइजेस्टिव